अगला केस जो हम लोग का है वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूशन लिक्विड होगा। अब लिक्विड इन लिक्विड शब्द कहा जा रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूशन बन रहा है हमारा वो भी लिक्विड स्टेट में। अब यहाँ पे एक शब्द है वोलाटाइल नेचर और वेपर प्रेशर। वोलाटाइल नेचर का सिंपल सा मतलब आप कह सकते हैं कि जो वेपर में बदल सके। वोलाटाइल नेचर यानी कि वेपर में बदलने का टेंडेंसी। तो ये शब्द सबसे पहले ध्यान से, वोलाटाइल नेचर का सिंपल सा मतलब है टेंडेंसी टू चेंज इनटू वेपर। वेपर में बदलने का टेंडेंसी वोलाटाइल नेचर हुआ। अब अगला शब्द जो है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम लोग सबसे पहले तो सिंपल इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर वेपर की वजह से, क्योंकि वेपर होता है गैसेस स्टेट में, तो जो प्रेशर डेवलप होगा वेपर की वजह से उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये जो हमने कहा वो इसका सिंपल सा मतलब है याद रखने के लिए, जबकि डिफिनीशन ऐसा है नहीं। डिफिनीशन जो है वो इक्विलिब्रियम के बेसिस पे डिफाइन होगा। उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो बता रहे हैं। पहले आप ये सिंपल सा शब्द ऐसे याद रखिए कि किसी भी लिक्विड जब वेपर में बदल गया तो वेपर यानी कि गैसेस स्टेट, और उस समय जो प्रेशर डेवलप होगा उस वेपर की वजह से उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे। यानी कि वेपर प्रेशर का मतलब होगा सिंपल लैंग्वेज में प्रेशर ड्यू टू वेपर। अब आते हैं हम लोग इसका मेन डिफिनीशन पे जो केमिस्ट्री के शब्दों में है। वो कुछ इस तरह से है कि आप एक कंटेनर में लिक्विड रखिए। आप जैसे ही लिक्विड रखिएगा क्लोज कंटेनर में, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, तो ये अपने आप इवेपोरेशन की वजह से वेपर में बदलेगा। मतलब जब जब इवेपोरेशन होगा ये वेपर में बदलता चला जाएगा। यानी लिक्विड वेपर में बदल रहा है इवेपोरेशन की वजह से। अब कंटेनर तो क्लोज है, यानी कि वेपर आपका वापस से लिक्विड में बदलेगा। कंडेंसेशन। कुछ समय बाद क्या होगा कि ये आपको रिवर्सिबल है, तो लिक्विड का वेपर में बदलना और वेपर का लिक्विड में बदलना दोनों जारी रहेगा। मतलब आपका लिक्विड वेपर में भी बदलेगा, वेपर लिक्विड में भी बदलेगा, रिवर्सिबल नेचर का। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि आपको जो रेट है दोनों का, मतलब जिस रेट से लिक्विड वेपर में बदल रहा है मतलब इवेपोरेशन, उसी रेट से कंडेंसेशन यानी कि वेपर वापस लिक्विड में भी बदलेगा। कुछ समय के बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। और जब ऐसा होगा, मतलब जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, तब हम लोग कहेंगे इसको इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब अगला जो पॉइंट यहां आपको समझना है वो ये कि जब इक्विलिब्रियम होगा उस समय इस कंटेनर में वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स आपका कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जैसे ही अचीव होगा, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में जो है वो आपको कांस्टेंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स जो हमारा है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब जैसे ही वेपर मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हुआ, आप सिंपल सोचिए कि वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। उससे पहले ये सवाल उठता है कि वेपर मॉलिक्यूल कैसे कांस्टेंट होगा।
तो देखिए दोनों का रेट बराबर है, मतलब वेपर में लिक्विड जो बदल रहा है और वापस से जो वेपर लिक्विड में बदल रहा है, दोनों का रेट बराबर है। तो आप सिंपल इसको ऐसे समझिए कि किसी समय सपोज कीजिए 100 मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में, चूंकि रेट बराबर है तो यदि 10 वेपर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, गौर से सुनिए, 10 वेपर मॉलिक्यूल्स यदि बन रहे हैं तो उसी समय 10 वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में भी बदलेंगे, क्योंकि दोनों का रेट तो बराबर है। यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स आपका वापस से लिक्विड में चेंज हो रहा होगा, तो नेट चेंज क्या हो गया, फिर से 100। मतलब आपका मॉलिक्यूल्स तो बदल नहीं रहा है, मतलब जितना है उतना कांस्टेंट। और वेपर मॉलिक्यूल्स जो कांस्टेंट है वो वेपर तो होता है आपको गैसेस स्टेट में, तो जब गैसेस स्टेट में है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप बाय कांस्टेंट वेपर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये हुआ केमिस्ट्री का डेफिनेशन। और जो सबसे ऊपर हमने लिखे कि प्रेशर ड्यू टू वेपर, वो आप सिंपल याद रख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है कि इक्विलिब्रियम के समय में जो वेपर मॉलिक्यूल्स आपके सिस्टम में कांस्टेंट हुआ, उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर तो वोलेटाइल नेचर होगा, क्योंकि लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा वेपर उतना ज्यादा बनेगा, और वेपर जितना ज्यादा बनेगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, यानी कि वोलेटाइल नेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वैसे लिक्विड जो जितना ज्यादा वोलेटाइल नेचर के होंगे वो उतना ज्यादा वेपर प्रेशर डेवलप करेंगे। मतलब पहला फैक्टर आप इस तरह से याद रखेंगे कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइल नेचर। तो हम लोग यहां पे ये जानेंगे कि वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, पहला जो है वो वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उतना ज्यादा वेपर बनेगा और उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। जैसे आप पेट्रोल और वाटर, मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास एग्जांपल है पेट्रोल और वाटर का, इसमें पूछा जाए कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल नेचर का है। दूसरा फैक्टर है हम लोग के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ होगा या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज्यादा आपको उतना वेपर में बदलने का टेंडेंसी कम होता चला जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने पे लिक्विड में रहने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, यानी कि वो वेपर में बदलेगा ही नहीं। तो इस तरह से वेपर प्रेशर क्या होगा, आपका घट आएगा। यानी कि आप दूसरा इस तरह से कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा, लिक्विड का वेपर में बदलने का टेंडेंसी घटता जाएगा और वेपर प्रेशर आपका घटेगा। तीसरा फैक्टर है मोलर मास। तो होता क्या है कि मोलर मास बढ़ने पे आपको जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बढ़ता है। जैसे कि आप सिंपल एग्जाम्पल ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए, CH, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तब मीथेन से मोलर मास इथेन का ज्यादा है, उससे ज्यादा आपको प्रोपेन का, उससे ज्यादा ब्यूटेन का, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटता चला जाएगा। यानी कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। आप इस तरह से एग्जांपल से ध्यान रख सकते हैं, जैसे मीथेन हम लिए, इथेन लिए, प्रोपेन लिए, और पूछा जाए वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, तो मीथेन का, क्योंकि उसका मोलर मास सबसे कम है। चौथा फैक्टर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेट करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आप यदि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर घटेगा। जैसे सिंपल इसको ऐसे समझिए कि आप ए और बी दो लिक्विड लिए, ए का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री, बी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज कीजिए दो लिक्विड लिए, अब ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी कि ए जो है 30 डिग्री पे ही वेपर में बदल जाएगा, लेकिन बी को चाहिए 100 डिग्री। तो वेपर किसका ज्यादा बनेगा, स्वाभाविक है कि ए का, क्योंकि वो तो 30 डिग्री पे वेपर में बदलना शुरू होगा। तो इसीलिए जो वेपर प्रेशर है वो ए का ज्यादा होगा बी के कंपेयर में। पांचवा फैक्टर हम लोग इसमें
विस्कोसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, तो लिक्विड लेयर के बीच में जो आपको फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है उसको भी विस्कोसिटी बोलते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स का काम होता है रोकना, यानी कि विस्कोसिटी बढ़ेगा तो आपको लिक्विड का वेपर में बदलने का टेंडेंसी घटेगा और वेपर प्रेशर भी घटेगा। छठा फैक्टर हम लोग डेंसिटी बोल सकते हैं। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि मोर डेंस लिक्विड हैज लेस टेंडेंसी टू चेंज इनटू वेपर एंड वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो इस तरह से 5 फैक्टर फिर से सुन लीजिए। पहला वोलाटाइल नेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मोर द वोलाटाइल लिक्विड मोर विल बी वेपर प्रेशर। दूसरा हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या केमिकल बॉन्डिंग, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा केमिकल बॉन्डिंग का या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, वेपर प्रेशर आपको उतना कम होगा। मोलर मास बढ़ने पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है, यानी कि मोलर मास आप जैसे जैसे इस कंपाउंड का बढ़ते हुए देखेंगे वेपर प्रेशर घटते हुए देखेंगे। अगला बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सिंपल सा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जहां वेपर में बदले कोई लिक्विड, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर घटेगा। अगला फैक्टर विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्रिक्शनल फोर्स, और अगला जो है वो डेंसिटी। तो इसमें एक सिर्फ वोलाटाइल नेचर का डायरेक्टली, बाकी जितना भी फैक्टर है सबका इनवर्सली। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रॉल्स लॉ की तरफ। रॉल्स लॉ इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे जुड़ा हुआ हम लोग को आगे जो केसेस पढ़ना है वो आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन रॉल्स लॉ के बेसिस पे, और साथ में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो पहला टॉपिक है वो भी रॉल्स लॉ से रिलेटेड है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, और अच्छा खासा इस पे सवाल भी पूछता है एनसीईआरटी में भी, बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप अभी तक जो भी इस चैप्टर में टॉपिक पढ़े हैं, अब यहां से हर अगला टॉपिक पिछले टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रॉल्स लॉ, उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक और इंपॉर्टेंट होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का सवाल पूछता है वो प्रायः कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पूछता है। तो हम लोग सबसे पहले रॉल्स लॉ को समझने से पहले कुछ थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ एक एनालिसिस समझिए। आप एक कंटेनर लिए, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट रखें, दूसरा कंटेनर लिए इसमें सॉल्यूट रखें, और तीसरा कंटेनर लिए उसमें दोनों को मिला दिए। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को क्या किए, मिक्स कर दिए, यानी कि सॉल्यूशन बना दिए। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी कि ये आपका हो गया सॉल्यूशन। और पहले 2 कंटेनर में हम लोग का इंडिविजुअल है, सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्यूट है। पहले कंटेनर में जो यहां वेपर प्रेशर बनेगा उसको पढ़ने का तरीका ऐसे होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P1 नॉट, हम ये 1 सिंबल सॉल्वेंट के लिए, 2 सिंबल सॉल्यूट के लिए। आगे के टॉपिक्स में आप याद रखने के लिए, फॉर्मूला को आसानी से याद रखने के लिए ध्यान रखिए कि 1 सिंबल हम जहां भी लिख रहे हैं वो सॉल्वेंट के लिए और 2 सिंबल सॉल्यूट के लिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P1 नॉट। अब सवाल उठता है कि ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल। तो सिंपल सोचिए कि कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट है, तो प्रभावित करने के लिए कोई दूसरा चीज तो है नहीं, इसीलिए ये कांस्टेंट होगा। दूसरे कंटेनर में जहां हम लोग सॉल्यूट रखे हुए हैं, यहां भी वही बात होगी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, और P2 नॉट से डिनोट करेंगे, और ये भी कांस्टेंट होगा, यानी कि P1 नॉट और P2 नॉट दोनों हमारा कांस्टेंट है। अब जैसा कि हमने कहा कि चूंकि दोनों कंटेनर में सिर्फ एक में सॉल्वेंट रखा हुआ है, दूसरे में सॉल्यूट रखा हुआ है, दूसरा कोई प्रभावित करने वाला आपको फैक्टर तो है नहीं। जब है नहीं तो कांस्टेंट होगा, और जब कांस्टेंट है तो फिर लॉ क्यों, क्योंकि लॉ तो वेरिएबल के लिए दिया जाता है कभी भी, यानी कि रॉल्स लॉ इंडिविजुअल केस में नहीं दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ आप कंटेनर में सॉल्वेंट रखते हैं चाहे सॉल्यूट रखते हैं तो रॉल्स लॉ से वहां कोई मतलब है नहीं। रॉल्स लॉ को मतलब है इस केस से, तीसरे वाले केस से, जिसमें हम दोनों को मिला दिए हैं और सॉल्यूशन बनाए हैं। अब यहां जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा उसको पढ़ने का तरीका ऐसे होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। गौर से देखिए कैसे लिखा जाता है, इसका सिंबल P1। इसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, क्योंकि आप तो सॉल्यूशन बना दिए हैं मिला करके, जबकि ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्यूट, और यहां लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये हो गया P2, ये हो गया P1, और यहां गौर कीजिए सिंबल क्या है, P1 नॉट P2 नॉट, इस तरह से। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमारा कांस्टेंट है,
वो बदल नहीं रहा है। तो रॉल्स लॉ इसके लिए दिया गया। सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है कि रॉल्स लॉ दिया गया सॉल्यूशन के लिए जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं। और कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसमें से वोलाटाइल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वेपर प्रेशर को रिलेट करेंगे। क्योंकि वोलाटाइल यदि वो वेपर में नहीं बदल रहा है तो फिर रॉल्स लॉ अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां वेपर प्रेशर का रिलेशन है। अब ये दोनों जो है ये हमारा वेरिएबल है, यानी कि P1 भी वेरिएबल है, P2 भी वेरिएबल है। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। देखिए वेपर प्रेशर जब हम बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो तो वेपर फेज का होगा, लेकिन हम मोल फ्रैक्शन जो यहां रॉल्स लॉ में बोल रहे हैं वो कहां का, तो जो सॉल्यूशन में है, यानी कि वेपर में नहीं, सॉल्यूशन में जब आप सॉल्यूशन बनाए, यहां नहीं, यहां का आप मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। यहां से कोई मतलब नहीं, यहां से मतलब है वेपर प्रेशर को। यानी कि रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वेपर प्रेशर of component of solution is directly proportional to mole fraction of component in solution। यानी कि यहां जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिए हैं कंटेनर में, ये x1 प्लस x2, और ये जो इसका P1 और P2 जो वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, यहाँ 1 सिंबल हम सॉल्वेंट को बता रहे हैं और 2 सिंबल सॉल्यूट को। तो यहाँ कह सकते हैं P1 प्रोपोर्शनल टू x1। गौर कीजिए x1 हम ये लिक्विड फेज का, और इसी तरह से P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने की बात आती है तो जानते हैं कि कांस्टेंट आएगा। अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था कि कांस्टेंट P1 नॉट और P2 नॉट है, तो यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए P1 नॉट आएगा, यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए P2 नॉट आएगा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि P1 का मतलब है, P1 गौर से सुनिए, P1 का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और P1 नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कांस्टेंट है। x1 क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर फेज में नहीं। इसी तरह से P2 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, P2 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब देखिए एक P1 डेवलप हुआ, दूसरा P2 डेवलप हुआ, तो टोटल जो यहां वेपर प्रेशर बन रहा है P टोटल, P टोटल का मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो दोनों का सम होगा, यानी कि P1 प्लस P2। तो P टोटल हम लोग लिख सकते हैं P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब यहां पे x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो इससे हम लोग दो इक्वेशन ला सकते हैं इसकी मदद से यहां रख करके। पहला, आप x1 की जगह पे यदि x2 लिखना चाह रहे हैं तो 1 माइनस x2 लिखेंगे, प्लस P2 नॉट x2 होगा। सेम इसी तरह से यदि आप x2 की जगह पे x1 लिखना चाह रहे हैं तो P टोटल P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट 1 माइनस x1। गौर कीजिए कि ये मेन तो इक्वेशन आपका ये 3 है, लेकिन ये जो लास्ट में एनालिसिस हम लाए हैं वो इस तरह से कि x1 प्लस x2 का सम 1 होता है। अब ये कब अप्लाई कीजिएगा आप, तो वैसे सवाल जिसमें P टोटल P1 नॉट और P2 नॉट दिया हुआ हो, अब इसमें x2 फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे ही x2 फाइंड आउट हो गया आप 1 माइनस कर दीजिए तो x1 फाइंड आउट हो जाएगा, या फिर आप x1 फाइंड आउट करके x2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका इंटेक्स का एक सवाल है एनसीईआरटी का, उसको इसी से बताइएगा। जो इंटेक्स आप एनसीईआरटी में देखिएगा कि जस्ट इसके बाद है। अब हम लोग आते हैं कि वेपर फेज में रहेगा तो क्या करेंगे। तो वेपर फेज में जब रहेगा तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। वेपर फेज में क्या, मोल फ्रैक्शन, यदि आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है वेपर फेज में, तो आप डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखिए
सवाल में यदि आपको मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन पूछ रहा है वेपर फेज में कैलकुलेट करने के लिए, मोल फ्रैक्शन और कंपोजिशन इन वेपर फेज, देन वी अप्लाई डाल्टन्स लॉ। यदि वेपर फेज में कह रहा है तो हम लोग डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे। रॉल्ट्स लॉ लिक्विड फेज के कंपोजिशन पता करने के लिए अप्लाई किया जाता है, आपको वेपर फेज के लिए नहीं। तो डाल्टन्स लॉ का कहना है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब यहां जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर फेज का, और इससे पहले रॉल्ट्स लॉ में जो हम लोग देख रहे थे वो आपको लिक्विड फेज का था, सॉल्यूशन का। दोनों में अंतर है। यदि सवाल आपको लिक्विड फेज में कह रहा है तो आप रॉल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन वेपर फेज में कंपोजिशन पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये फॉर्मूला देखिए किस तरह से अप्लाई होगा। जैसे हम पार्शियल प्रेशर P1 लिए, P टोटल इंटू x1 डैश, x1 डैश यानी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से P2 इक्वल टू P टोटल इंटू x2 डैश। अब x1 डैश इक्वल टू हो जाएगा P1 बाई P टोटल। इसी तरह से x2 डैश बराबर हो जाएगा P2 बाई P टोटल। आप P1 की जगह पे लिख सकते हैं P1 नॉट x1 बाई P टोटल, और इसी तरह से x2 डैश में लिख सकते हैं P2 नॉट x2 बाई P टोटल। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि x1 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। x1 हमारा जो यहां पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। लेकिन ये जो x1 यहां लिखा हुआ है ऊपर में, ये x1 ये मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज या सॉल्यूशन। इसी तरह से x2 डैश जो लिखा हुआ है वो हमारा मोल फ्रैक्शन है ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। तो इस तरह से ये दो अलग अलग केस है। ये जो हम लोग एनालिसिस किए x1 डैश x2 डैश वो वेपर फेज का, और यदि आपको सॉल्यूशन फेज में पता करना है यानी लिक्विड फेज में, तब आप ये या फिर ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपके पास ये तीन फॉर्मूला हैं लिक्विड फेज के लिए, और वेपर फेज में पता करने के लिए लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन पता होना जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x1 और x2 है। तो इसका सवाल जरूर बनाइए। आपको जहां भी दिक्कत है, जो भी सवाल पूछना है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते रहिए। जो भी सवाल पूछ रहे हैं आप व्हाट्सएप पे इस चैप्टर से जुड़ा हुआ चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप पूछ सकते हैं कॉन्स्टेंटली।